नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। तब खबरें विस्तार से। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा के पहले ही दिन गुरुवार को मुजफ्फरपुर के ट्रैफिक जाम में फंसकर कई छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए। सेंटर पर विलंब से पहुंचे छात्रों को काफी विनती और मन्नत के बाद भी प्रवेश नहीं मिला। चैपमैन गर्ल्स स्कूल की गेट और करीब 10 मिनट तक छात्राएं पीटती रही, लेकिन गेट नहीं खुला। कुछ छात्राएं अभिभावकों के सहयोग से केंद्र की 4 दीवारी को फांदकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश तो कर गई, इसके बावजूद परीक्षा नहीं दे सकी। सभी छात्राओं को पुलिस ने परीक्षा हॉल से बाहर ही रोक लिया। एक को भी परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई। इतनी भीड़ है और इतने परीक्षा केंद्र हैं, तो ट्रैफिक का जो समस्या है उस पर क्या किया जाए। तो इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी, पश्चिमी एवं टाउन डीएसपी के द्वारा एक रूट चार्ट बनाए जाने का निर्देश जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया है, जिसको हम लोग कल से इम्प्लीमेंट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सबों के सहयोग से स्वच्छ और सही और कदाचार रहित परीक्षा कराने में हम लोग सफल रहेंगे। विगत अंतरिम बजट से लोगों को बड़ी उम्मीद थी। लग रहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इससे कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगी। व्यवसायी वर्ग भी ऐसे ही उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन वित्त मंत्री ने उनकी इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। हमेशा की तरह नौकरी पेशा भी इस पर टकटकी लगाए बैठे रहे। लोगों को लग रहा था कि केंद्रीय वित्त मंत्री लोकसभा चुनाव से पहले लोकलुभावन बजट पेश करेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक 11 बजे सीतारमण ने बजट स्पीच पढ़नी शुरू की, फिर देखते ही देखते ये कब खत्म हो गई कुछ पता ही नहीं लगा। व्यवसायी वर्ग टैक्स स्लैब में कटौती की आस लगाए बैठे रहे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करते हुए सीतारमण कोई भी बड़ा ऐलान करने से बची। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाने पर ज्यादा फोकस किया। पहली बात तो यह है कि इस बार जो वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो कंप्लीट 58 मिनट का बजट है। 11 बजे शुरू करके 11:58 पर उन्होंने समाप्त किया है। और यह जो बजट है, सबसे बड़ी बात हम लोगों को ये लगा कि मोदी जी पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि जो हमने 5 वर्ष तक काम किया है उसके आधार पर जनता हमको वोट देगी। और इसी आधार को मानते हुए उन्होंने जो बजट पेश उनके वित्त मंत्री जी ने जो किया है कि कोई लोक लुभावन बातें नहीं की गई है इस बजट में। इस बजट में जो भी बात की गई है वो निश्चित रूप से माने किसी को न किसी प्रकार की राहत न किसी प्रकार का बोझ, ये एकदम सामान्य सा बजट है। इस बजट में जो है एक तो जो है मतलब जो एक दिशा उन्होंने देने का काम किया है। जो अभी हम लोगों का अयोध्या में राम मंदिर बना, जिसका जिक्र उन्होंने आज के बजट में भी किया कि धार्मिक पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले। इसके अलावा इस बजट में जैसे देखिए रेलवे के साइड में जो सामान्य जो बोगियां हैं अभी ट्रेनों की, उस सभी बोगियों को अपडेट किया जा रहा है। जैसे वंदे भारत की जो बोगियां हैं उस प्रकार से जो है सो बोगियों को परिवर्तन किया जा रहा है। रेल लाइन वगैरह का काम तो कोविड के समय से ही चल रहा था, तो वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है सो रेलवे में है। इसके अलावा मान लीजिए एक बात आई कि 1000 जो है फ्लाइट खरीदने का जो है निर्णय ऑर्डर दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं स्टार्टअप जो हम चूंकि उद्योग से संबंधित हैं, तो जो स्टार्टअप की जो योजना चल रही थी उसको 1 साल के लिए बढ़ावा दे दिया गया है। इनकम टैक्स वगैरह में किसी प्रकार का जो है टैक्स में कोई रिबेट वगैरह की बात नहीं है। कुछ इस तरीके की जो इनकम टैक्स का जो लोगों के यहाँ पुराना बकाया है, उस बकाये में कुछ प्रकार की छूट दी गई है, उसमें कुछ लोगों को माफी दी गई है, जिसका पूरा डिटेल हम लोगों को मान लीजिए आने वाले समय में वो उपलब्ध हो जाएगा कि जिनके यहाँ 25,000 या 10,000 इस प्रकार का रकम बहुत दिनों से बकाया आ रहा है और उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, सरकार भी बता नहीं पा रही है कि ये बकाया है तो किस प्रकार का है, तो उसको माफ करने का काम इस बजट में किया गया है। ओवरऑल कुछ छूट नहीं दिया गया, तो कुछ नया लादा भी नहीं, कुछ लादा भी नहीं गया। ये एकदम सामान्य है। 4 महीने का खर्च जो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना है उस पर जो है संसद की स्वीकृति लेना
बजट में कहां से आमदनी आएगी उसका ब्यौरा रहता है और कहां सरकार उस पैसे को खर्च करेगी उसका ब्यौरा रहता है। तो इस बजट में कोई भी एडिशनल लेवी नहीं की गई है, एडिशनल रिसोर्सेज जुटाने के लिए कोई भी तरह का टैक्स वैक्स का प्रावधान नहीं किया गया है और माना गया है कि जो नीति सरकार की चलती आ रही है उसके आधार पे ही कलेक्शन इतना अच्छा होगा कि आगे हम खर्च कर सकेंगे। अब खर्च के मदों में इन्होंने कुछ नए नए आयाम दिए हैं जो कि देश की जनता के लिए और देश की प्रगति में बहुत ही हितदायक होंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स है सब वो इलेक्शन के समय में फ्री बिजली, फ्री ये, फ्री वो की घोषणा कर देती हैं और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे पड़ता है जिसका कि भुगतान टैक्स पेयर को करना पड़ता है और उसका भुगतान के लिए उस पर टैक्स लाद दिया जाता है। इसमें एक योजना बनाई गई है रूफटॉप सोलराइजेशन। जैसे सरकार ने इनडायरेक्ट रूप से 1 करोड़ घर वालों को 300 यूनिट पर मंथ का बिजली का बिल नहीं आने का प्रावधान कर दिया। इसमें सरकार आपको कुछ छूट नहीं देने जा रही है। सरकार क्या कर रही है कि आपके रूफ टॉप पे सोलर पैनल लगवा देगी सब्सिडी देके, उससे आप बिजली जनरेट कीजिए और 300 यूनिट तक की बिजली जनरेट करने लायक आपका सोलर पैनल वो दे देगी। तो स्वतः आपका वो नेवर एंडिंग स्टोरी हो गया, कभी आपको कोई 300 यूनिट तक खर्चा नहीं करना है और न आपको 300 यूनिट का पैसा देने के लिए सरकार को दूसरे टैक्स पेयर का पैसा निकाल के आपको देना है। तो ये योजना मुझे बहुत अच्छी लगी। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश की है। इस बजट में सरकार ने कई अहम फैसले लिए, लेकिन आयकर के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसका मतलब है कि कर व्यवस्था उसी तरीके से चलेगी जिस प्रकार चल रही थी। इस पर टैक्सेशन बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि पिछले बजट में सरकार ने नई टैक्स रेजिम लागू की थी। इस रेजिम में करदाता को 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत वेतन धारक को 7,50,000 रुपए सालाना इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। वहीं पुरानी कर व्यवस्था में 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत 5 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स छूट का लाभ पा सकते हैं। आज 24-25 के लिए आज बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है, लेकिन इसमें आयकर दाताओं को कोई राहत नहीं मिला है। जो पहले से है वही सेम रह गया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। हम लोग उम्मीद किए थे कि कुछ लिमिट में या टैक्स में रिबेट मिलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल सेम रह गया, पिछले वर्ष की तरह ही रह गया। इसमें नौकरी पेशा वाले को 7,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर न्यू रिजिम में रहेंगे तो, और ओल्ड में 5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। ओल्ड में फ़ायदा यही है कि आपको रिबेट मिलेगा। अगर डिडक्शन 80C का है तो 1.5 लाख तक, या बैंक का ब्याज है तो 10,000 रुपया तक उसका रिबेट मिलेगा। न्यू और ओल्ड में यही फ़र्क है। ओल्ड में 5 लाख तक छूट है, न्यू में जाइएगा तो सैलरी वाले को 7.5 लाख, जनरल को 7 लाख। व्यवसायी वाले 25% से 22% कर दिया गया। वो तो कॉरपोरेट को ना, छोटे माने व्यवसाय करदाताओं को कोई फायदा नहीं है, कोई राहत नहीं, सेम एज इट इज़ रह गया। पिछले वर्ष की तुलना में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, जो है सो ही रह गया। किस तरह का बजट आपको लग रहा है? इसमें कोई खास नहीं है, ठीक है, देश का विकास होगा, लेकिन आयकर दाताओं के लिए कोई राहत नहीं मिला। हम लोग उम्मीद किए थे कि कुछ या तो माने स्टैंडर्ड डिडक्शन में या टैक्स में या लिमिट में 7 लाख को हम लोग को उम्मीद किए थे कि 8 लाख किया जाएगा, 7.5 लाख किया जाएगा, 10 लाख किया जाएगा, लेकिन कोई रिबेट नहीं मिला। एक तरह से कहते हैं चुनावी बजट नहीं है। चुनावी बजट नहीं है, नहीं, लोक लुभावन बजट नहीं है। ये इनका कारण भी है अभी नहीं लिमिट बढ़ाने का, चूँकि अभी चुनाव होने जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए कोई लोक लुभावन बजट नहीं किया गया है।
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से झारखंड में सरकार बनाने की हलचल तेज हो गई है। भाजपा भी जहां सक्रिय हो गई है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने विधायकों की सुरक्षा में जुट गई है। विधायकों ने टूटकर भाजपा के खेमे में चले जाने की आशंका से उन सभी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बिहार की तरह भी झारखंड से भी क्या भाजपा सरकार बन सकती है, इस बात पर कुछ बचते हुए बिहार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि झारखंड की तरह बिहार में भी जल्द ही बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। वहीं बजट को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के साथ धोखा नहीं करती है। बजट में बहुत लोग लुभावना वादे कर दिए जाते हैं पर वह धरातल पर नहीं उतरती है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, जो कहा है वह पूरा करेंगे। आई है उसमें आम जनता की सरकार है और हम सब लोग मिलके बचे हुए कामों को पूरा करेंगे। बजट भी आज सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस 24 का अंतिम बजट आया है। इस बजट में आए बजटों में जो प्रावधान किया गया है, आम आवाम को इस बजट से फायदा होगा और निश्चित तौर पे बजट एक प्रक्रिया है। बजट के अलावा भी माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के उन तबकों के लिए जो छूट गए हैं, जो वंचित है, जो अंतिम पायदान पर है, उस लोगों के लिए हमेशा बजट बनाते रहते हैं, हमेशा देश में काम करते रहते हैं और बेहतर बजट इससे आए, हम यही कामना करते हैं। चुनावी बजट था, लोगों को उम्मीद थी, राहत। मैं अब बता देना चाहता हूं कि अब ऐसा नहीं है। चुनावी बजट वो बनाते हैं जिनको प्रलोभन देकर ठग के वोट लेना हो। हमारा बजट निरंतर ये आते रहेगा और आता रहा है और हम जो आज कहते हैं वो कल करते हैं, जो कल कहते हैं परसों करते हैं, लेकिन हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यानी बिहार के जनता के साथ साथ देश की जनता को यह विश्वास है, मोदी है तो मुमकिन है, सारा काम सही होगा। सही बात है। टूरिज्म पर खास ध्यान दिया गया है। देखिए, टूरिज्म एक बहुत बड़ा उद्योग है। टूरिस्ट आएगा, अगर एक व्यक्ति कहीं आता है, कहीं रुकता है, तो सारे चीजों की आवश्यकता होती है। तो जिस राज्य में, जिस जिला में टूरिज्म नहीं होगा, वहाँ व्यापार चल नहीं सकता है और व्यापार से ही आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो माननीय मोदी जी का ये सोच है, धर्म के प्रति, व्यापार के प्रति, टूरिज्म के प्रति, शिक्षा के प्रति, किसान के प्रति सोचने वाला बिहार के अंदर एनडीए की सरकार और देश के अंदर मोदी जी की सरकार जो ये सोच बनाया है, वो अति उत्तम सोच है। इस सोच से हम लोग और विकसित हुए हैं और विकसित होने की आवश्यकता है। इन्हीं जनशब्दों से अपनी बातों को बताता हूं। सरकार बन गई, झारखंड में भी बनेगी क्या? जिस प्रकार सरकार तो जब बननी है बनेगी। झारखंड में ईडी ने जो कार्रवाई किया है स्वागत योग्य है और बिहार में भी जल्दी कार्रवाई हो। ऐसे भ्रष्टाचारियों को, दुराचारियों को, बलात्कारियों को जेल के अंदर जल्द जाना चाहिए, जो समाज को लूटने का काम किया है। समाज की जो नेशनल प्रॉपर्टी है उसको लूटने का काम किया है। तो विभाग अपना काम कर रही है, ईडी काम में लेट कर रही है, जल्दी जल्दी करना चाहिए। मुजफ्फरपुर में ससुराल आए एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना साहिबगंज थाना क्षेत्र के हलीमपुर छपरा गांव की है। मृतक की पहचान देवरिया कोठी के रहने वाले दिनेश राय का 28 वर्षीय पुत्र राजा कुमार के रूप में हुई। राजा ऑटो चलाता था। पति पत्नी के बीच विवाद होने के बाद उसकी पत्नी अचानक घर छोड़कर चली गई, जिससे वह काफी परेशान चल रहा था। गुरुवार की सुबह ससुराल के ही एक कमरे में फंदे से लटका उसका शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। इधर पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। अब ससुराल गया, अब कैसे क्या हो गया, वही ससुराल गया, बस सुबह पता चला कि मौत हो गया उसका। मुफरल उफरल गर्दन में निशान उशान था, फांसी लगाया था। पत्नी से विवाद हुआ था? पत्नी से विवाद हुआ था, परसों हुआ था। कल पत्नी 3 बजे से गायब था। अच्छा, तो टेंशन में थे उसका? अब झगड़ा ऐसा ही आपस के झगड़ा था, उसमें हम क्या बोलेंगे। कहाँ पे हुआ ये घटना? ससुराल में कि ससुराल? नानी के घर है, वहीं पे हुआ है। लड़की का नानी के घर है, ससुराल समझिए, राजवाड़ा। अच्छा, पत्नी कहाँ चली गई? अब कहाँ गई उसका पता रहता तब। बाल बच्चा भी है? बाल बच्चा 2 लड़का है। अच्छा, ये क्या करते थे मृतक राजा? वो ऑटो चलाते थे, टेम्पू। हाँ, टेम्पू चलाते थे। और घर में कौन कौन है? घर में वहाँ ससुराल में तो कोई नहीं था, खाली एगो नानी था बुढ़िया, और इसके घरवाली रहता था, वही रहता था। किसी पर शक शंका भी है आप लोग का?
और शौक शंका तो अब वो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, ऐसे कैसे बता सकते हैं आप। डेड बॉडी कैसे मिला? कमरा में बंद था कि क्या था? कमरा हम लोग गए हैं तो खुला था और वो फंदा वंदा काटा हुआ था। नीचे उतार दिया गया? हाँ, नीचे उतार दिया गया था और फंदा वंदा काटा था और आधा ऊपर फंदा था, आधा बाहर और बिगा हुआ था मुफरल काट कूट के। पत्नी को जानकारी दी है इस बात का? पत्नी गायब है तो जानकारी कहाँ से दे? पत्नी गायब है ना? क्या बरस पहले शादी हुई इनकी? 8 साल पहले। बंदी के बाद भी बिहार में शराब की तस्करी नहीं रुक रही है। अनोखी और नई नई तरकीब अपनाकर माफिया दूसरे राज्यों से मुजफ्फरपुर में विदेशी शराब की खेप मंगवा रहे हैं। पुलिस ने एक बार फिर से तस्करी के नायाब तरीके का भंडाफोड़ किया। गायघाट के बरुआरी गांव के पास एक गड्ढे में फंसे ट्रक को देख ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस के सहयोग से करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन से गाड़ी को बाहर निकाला गया। पंजाब नंबर इस ट्रक में मवेशी की दवाओं की आड़ में 550 कार्टन अवैध शराब छिपा कर रखी गई थी। जब्त शराब की कीमत करोड़ों में आकी गई। इसके कारोबारी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। ये मामला जो है गायघाट थाना क्षेत्र का है। आज दिनांक 1 फरवरी 2024 को रात्रि करीब 1 बजे थाना को सूचना प्राप्त हुई कि कोई ट्रक जो है कहीं NH है, बरुआरी के पास NH है, वहाँ से करीब 500 मीटर भीतर जो है परिसदन चौक है, वहाँ पे कोई ट्रक जो है फंसा हुआ है। तो सूचना के आधार पे थाने की गश्ती वहाँ पे पहुँची और चेक वे किया तो वहाँ कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। ड्राइवर और जो भी खलासी थे वो फरार थे, तो उसको वो फंसा हुआ था, बड़ा मुश्किल से निकाला गया। और निकालने के बाद जब ट्रक का सत्यापन किया गया, जब खोला गया तो उसमें से पहले तो कुछ दवा वगैरह जो है ऑक्सीटोसिन दवा होती है जो जानवरों को दी जाती है, वो उसका पैकेट था, बोतल वगैरह था। फिर उसको और देखा गया भीतर तो अंदर में शराब की पेटियां थी और अभी काउंटिंग का काम चल रहा है। लगभग जो शराब की पेटी बरामद हुई है लगभग 550 के करीब शराब की पेटी है, अलग अलग लीटर में अभी उसका काउंटिंग चल रहा है। और जो ऑक्सीटोसिन का है वो भी करीब 400-450 पेटी के करीब जो है वो दवा उसमें है। कहाँ पर जाना था ये? अभी तो हम लोग पता कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन ये ट्रक जो है वो पंजाब का ट्रक है, पंजाब नंबर है। हम लोग इसके बारे में और इंक्वायरी कर रहे हैं कि कहाँ से कंसाइनमेंट आया था, कहाँ जाना था और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। अरेस्टिंग हुई था इसमें? नहीं, अरेस्टिंग नहीं है अभी, लेकिन हम लोग को कुछ सूचना प्राप्त हुई है कि किसी का ये माल था, तो हम लोग उस पर तहकीकात करके और कुछ टेक्निकल चीज़ हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। उसके बाद इसको किसका था उसको नामजद हम लोग करेंगे। बेरोजगारी और महंगाई सहित विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के हरिसभा चौक स्थित भाकपा माले कार्यालय से जुलूस निकालकर समाहर नाले में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभा के राज्य सचिव शत्रुघ्न सहनी ने कहा कि अगर सरकार मांगों को नहीं मानती है तो आगे देश के ग्रामीण क्षेत्रों को बंद करने का काम किया जाएगा। दलितों पर हमला देश नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं भारत पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो ग्रामीण मजदूर सभा के राज्य इकाई के जरिए बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर बिहार की जनता की ओर से भारत सरकार के खिलाफ आरोप पत्र दिए जाएंगे। आरोप पत्र इस सवाल को लेकर के है कि अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा 5 गारंटी योजना को चला रही है। 5 गारंटी योजना के तहत तमाम गरीबों को, दलितों को नए हाउसिंग कानून बनाते हुए बास आवास की गारंटी की जानी चाहिए। एक परिवार को रहने के लिए 2 रूम, 1 बाथरूम, 1 किचन का मकान होनी चाहिए और उसके अमाउंट 5 लाख रुपया किया जाना चाहिए। हमारा डिमांड है कि मनरेगा को जो केंद्र सरकार के जरिए जो मारने की कोशिश है उसमें मजदूरी कम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ही न्यूनतम मजदूरी तय करके रखा है मनरेगा मजदूरों के लिए 449 रुपया, लेकिन बिहार में 228 रुपया में काम करवाया जा रहा है। ये मैंने कही कि मनरेगा मजदूरी की चोरी प्रधानमंत्री के जरिए किया जा रहा है। हमारा डिमांड है कि मनरेगा मजदूरों को 200 दिन काम
600 रुपया न्यूनतम मजदूरी उनको मिलनी चाहिए। तमाम मने भूमिहीनों को बास के लिए 5 डिसमिल ज़मीन और मने आवास उनको मिलनी चाहिए। तमाम गरीब भूमिहीन दलितों को फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए, उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, समान स्कूल प्रणाली लागू होनी चाहिए। हमारा ये सवाल है, आज हमारा ये डिमांड है कि तमाम गरीब दलित वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन 3000 रुपया किया जाना चाहिए। राजस्थान का कोटा शहर कोचिंग फैक्ट्री के तौर पर मशहूर है। देश भर के स्टूडेंट्स जेईई और नीट परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा आते हैं, लेकिन अब मुजफ्फरपुर के छात्रों को कोटा जाने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुवार को राज नारायण सिंह कॉलेज के स्थित राणा मार्केट में मंजिल कोचिंग का शुभारंभ पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने फीता काट कर किया। मंजिल कोचिंग में कोटा के स्तर की पढ़ाई बेहद कम कीमतों में अब मुजफ्फरपुर के छात्रों को मिलेगा। अभिषेक कुमार और अभिषेक झा, इन दो मुजफ्फरपुर के युवाओं ने मिलकर इसकी शुरुआत की है, जिसके लिए पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर के गरीब छात्रों को इससे काफी सहूलियत होगी। मौके पर मौजूद औराई प्रखंड प्रमुख अनामिका भारती ने कहा कि इस तरह के बेहतर कोचिंग संस्थान खुलने से मुजफ्फरपुर के छात्रों को काफी फायदा होगा। वहीं अभिषेक कुमार और अभिषेक झा ने कहा कि अब यहां के छात्रों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दौरान मौजूद पूर्व वार्ड पार्षद विकास गुप्ता ने दोनों युवाओं को शुभकामनाएं दी। थैंक यू बोथ अभिषेक को, दोनों अभिषेक को बहुत सारी शुभकामनाएं जो इतना कम उम्र में ये इतना बड़ा प्लान किया। सबसे बड़ी बात है कि खुद एजुकेट होना सबसे बड़ी बात नहीं होती है, दूसरे को एजुकेट करना सबसे बड़ी बात होती है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आपके ये कोचिंग जैसे कोटा का एलएन है वैसे ही आपका ये कोचिंग मुजफ्फरपुर का एलएन बने। बहुत ही सौभाग्य की बात है, हम लोगों के सामने बसंत पंचमी भी आ रहा है और इस अवसर पर आज इस बालू घाट में मंजिल कोचिंग सेंटर का उद्घाटन करने का मौका मिला है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा अपने युवाओं को, अपने बच्चों को, कोचिंग के संस्थान को, कोई भी काम बुरा नहीं होता और शिक्षा सबसे अच्छा काम होता है। शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा देना, ये सबसे बड़ी संपत्ति है और जितना आप शिक्षा ज्ञान को बांटिएगा उतना शिक्षा आपको बढ़ेगा। निश्चित तौर पे बड़े परिवार के लोग भी आएंगे, गरीब तबके के भी लोग आएंगे। निस्सहायों को सहाय करना, मदद करना, ये कोचिंग संस्थान अपना मकसद रखेगी, क्योंकि आने वाला समय जिस परिवार में शिक्षा नहीं है उसके पास कुछ नहीं है और शिक्षित होने के बाद धैर्य रखना है और जो लोग ईमानदारी और मेहनत से काम करेगा, पढ़ाई करेगा, उसको मंजिल निश्चित रूप से मिलेगा। सर, मुजफ्फरपुर के अंदर बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि संस्थाएं हैं, बट आप जब खुद किसी मंजिल को प्राप्त करते हैं तो उसके बाद अगर आप किसी और को मंजिल की तरफ अग्रसर दिशा देते हैं तो फिर उसकी मान्यता कुछ और रह जाती है। आप बिल्कुल बाकी कोचिंग संस्थाएं हैं मैं मानता हूं, बट वो जब आप उसके अंदर डीप डेप्थ देखेंगे तो उनके शिक्षक ना जिन्होंने मंजिल, जैसे IIT JEE है, ये एक मंजिल हुई, मुकाम हुई, नीट हुआ, एक मंजिल हुई, मुकाम हुई, इसको अभी तक ना प्राप्त करते हुए भी बच्चों की होड़ में उसको कहते हैं कि नहीं हम उसको उस काबिल बनाएंगे। ये सरासर बच्चों की ज़िंदगी और भविष्य के साथ गलत है। जब तक आपने उस मंजिल को प्राप्त नहीं किया है आप किसी और को उसकी दिशा नहीं दिखा सकते हैं। मैंने और अभिषेक दोनों ने मिलकर इस चीज़ को, हम एक शहर के विख्यात कोचिंग इंस्टीट्यूट के सीनियर फैकल्टी रह चुके हैं, तो हमने इस चीज़ को अनुभव किया कि लोगों से वादे भरपूर किए जाते हैं, बट जब उस वादों को आप फील्ड में उतर के जब आप प्राप्त करने की कोशिश या संभावनाएं दिखाते हैं तो उसके अंदर जो शिक्षा की क्वालिटी आपको चाहिए वो बिल्कुल इस शहर में ना मात्र के बराबर है। हम मंजिल के वैसी फैकल्टी टीम के साथ उतरे हैं जो शहर के सबसे टॉप मोस्ट और सबसे मतलब क्या कहते हैं फर्निश्ड टीम है। हर किसी ने अपनी मंजिल को, जैसे हमारे अभिषेक है, इन्होंने खुद NIT निकाल रखा है, इनको पता है कि NIT कैसे निकलता है। मैं अभिषेक हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे को पता है कि हमें NDA में कैसे बच्चों को सिलेक्शन देना है। हमारे डॉक्टर जिशान अहमद है, MBBS है, मैं डॉक्टर नहीं कहूँगा, MBBS फाइनल ईयर में है, बट उन्होंने नीट को क्वालिफाई करा है। तो मेरे को लगता है कि हम सब इस काबिल हैं कि हम बता सकें कि NDA कैसे निकलता है, JEE कैसे निकल सकता है, नीट कैसे निकल सकता है। तो इसी मोटिव के साथ हम उतरे हैं अपने शहर को बदलने और हमें आप सबों का साथ चाहिए और मंत्री जी का साथ है, हमारे विकास भैया हैं वार्ड 17 के पूर्व पार्षद जिनके मार्गदर्शन में हमने ये काम करा। देखिए, मंजिल एक ऐसा चीज़ है ना जो आप
आपका टाइम के साथ बदलते रहता है। जैसे मेरे लिए अगर आप यही 6 साल पहले पूछते तो मेरे लिए मंजिल होता है कि जेई क्वालिफाई करना, बट अभी मेरे लिए मंजिल है कि दूसरे बच्चों को उसके मंजिल तक पहुंचाना, है ना। तो मंजिल एक ऐसा शब्द है जो समय के साथ बदलते रहता है। हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि जो भी बच्चे को हम जो वादे कर रहे हैं कि हम उसे ये फैकल्टीज़ प्रोवाइड करेंगे, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, वो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा उनसे भरपूर वादा है। मुजफ्फरपुर के छात्रों को कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन जो कुछ स्टूडेंट्स मेरे हैं वो बाहर शहर से मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। ये हमारे छोटे भाई है अभिषेक जी, दोनों भाई मिलकर, दोनों दोस्त मिलकर के जो है इस इंस्टीट्यूट का ओपनिंग किए हैं और हमारी शुभकामना है कि वो लोग अच्छे से इसको रन करें। हमारा जहाँ तक संभव होगा हम लोग को मदद करेंगे। आगामी 3 फरवरी यानी शनिवार को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के देवरिया कोठी स्थित गंडक परियोजना मैदान में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की जनसभा होनी थी, लेकिन अब किसी कारणवश सभा को स्थगित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए पार्टी के प्रदेश प्रचार प्रसार प्रमुख से जिला प्रभारी संजय कुमार ने मीडिया कर्मियों को बताया कि पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर लगातार जनसंपर्क कर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की जानकारी देते हुए लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। आगे सभा कब होगी इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष सहिंद्र पासवान, शिवरतन दास, सत्येंद्र ठाकुर, मुकेश कुमार समेत कई अन्य लोजपा मौजूद रहे। आज हम लोग साहिबगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जनसंपर्क अभियान के तहत सभी जगह जो है सो घूम रहे हैं। इसमें हम लोग कई जगह घूमे हैं और यहाँ जो है सो हमारे पंचायत अध्यक्ष जी अनिल जी हैं और हमारे प्रखंड अध्यक्ष सहिंदर पासवान जी है। सभी लोगों के साथ हम लोग यहाँ घूम रहे हैं। 3 तारीख को देवरिया में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जो है सो कार्यक्रम होने वाला था और इसी के तहत हम लोग सुबह से घूम रहे थे विभिन्न पंचायतों में और लोगों को आमंत्रण भी दे रहे थे और आग्रह भी कर रहे थे कि 3 तारीख को देवरिया में आइए। लेकिन अभी तुरंत खबर मिली है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसी अपरिहार्य कारणों से जो है सो इस रैली को जो है सो पोस्टपोन किया गया है। अगला उसका डेट जो है सो फिर बताया जाएगा। अभी तत्काल जो है सो 3 तारीख वाली कार्यक्रम को जो है सो स्थगित कर दिया गया है। हम लोग ऐसे भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विचारधारा को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को हम लोग साहिबगंज के सभी पंचायतों में पहले भी कई बार घूम करके जो है सो इसका जो है सो लोगों को बता चुके हैं और इसी क्रम में लोगों से जनसंपर्क के तहत घूम रहे हैं। हम लोग कई दिनों से हर पंचायत में 19 पंचायत के लमसम साहिबगंज प्रखंड में 19 पंचायत है, उसमें कल मोटा मोटी हम लोग 9-10 पंचायत हम लोग घूमे। राजेपुर, सरैया, अहियापुर, बास्तीपुर सराय, बंगरा, निजामत, माधोपुर, हजारी, गौड़ा पंचायत, बी कल्याण पंचायत। आज भी हम लोग सवेरे उठकर पंचायत में आए हैं। फर्स्ट पंचायत में आए हैं बिशनपुर पट्टी, हलीमपुर, पकरी, बसारत, जगदीशपुर पंचायत में आके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी के जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के 3 तारीख के कार्यक्रम के लिए हम लोग विभिन्न जगह पर विभिन्न पंचायत में जाकर हम लोग जन सैलाब को ले जाने के काम हम लोग हर पंचायत में घूमकर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।